तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गुल्म रूप। तो सबसे पहले सुश्रुत जी ने यहाँ पे गुल्म का रेफरेंस चैप्टर नंबर 42 में दिया है, और साथ में इस चैप्टर 42 नंबर में शूल व्याधि का भी वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। ठीक है, जो शूल व्याधि हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, तो फिर से मैं शूल व्याधि यहाँ पे नहीं बोलूंगा, सिर्फ गुल्म व्याधि डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक नंबर 3 पे जाओ। ठीक है, श्लोक नंबर 3 पे ये बताया है कि यथोक्तेन कोपने दोषा कुपित कोष्ठांग गत, ठीक है, जनयंती नीड़ा गुल्म सब पंचविधा उच्यते। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वात पित्त कफ दोष है, यथोक्तेन कोपने दोष, जो भी वात पित्त कफ दोषा है वो अपने अपने जो भी निदान के अकॉर्डिंगली, जो अपने इटियोलॉजी होता है, वो अपने इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो सारे दोष जो होते हैं वात पित्त कफ अपने अपने कारणों से क्या होते हैं, कुपित हो जाते हैं। ठीक है, और वो जब कुपित दोषा जब कोष्ठ में चला जाते हैं, कोष्ठ में जब चले जाते हैं यानी कोष्ठम आगत, तब क्या होता है, वो गुल्म का अपीयरेंस करते हैं। गुल्म गुल्म तब गुल्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये श्लोक में यही बताया है कि यथोक्तम कोपन दोषा मतलब वात पित्त कफ, ये तीनों दोषा जो होते हैं वो अपने अपने कारणों से इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, वो कोष्ठ में जा करके कुपित होते हैं, जिसकी वजह से गुल्म का अपीयरेंस होता है। और ये जो गुल्म होता है इसके टोटल 5 टाइप्स होते हैं। पंचविधा, पंचविधा को गोला करना, लाइक पंचविधा 5 टाइप्स होता है। यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने गुल्म के 5 टाइप्स बताए। तो गुल्म के 5 टाइप्स क्या होते हैं? एक होते हैं वात, दूसरे होते हैं पित्त, कफ, सन्निपातज, एंड नंबर 5th इज दी रक्तज। ठीक है, आगे चल के हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे करके यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को मिला है, जैसे आचार्य सुश्रुत ने 5 टाइप्स के बारे में बताया है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ठीक है, चरक ने इनको निचय बताया है। निचय, सन्निपातज को हम लोग निचय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तुम लोग बोल सकते हो, ये एक निचय जो है ये पर्याय है सन्निपातज का। तो चरक ने सन्निपातज को निचय बताया है। और रक्तज, ठीक है, रक्तज जो होते हैं ये सिर्फ फीमेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको डीडी किए हैं मॉडर्न के साथ यूटेराइन फाइब्रॉइड से। वहीं वाघवट जी ने टोटल 8 टाइप्स ऑफ गुल्म बताया है। तो 5 तो ये बताया ही है, प्लस और 3 एक्स्ट्रा ऐड किया, जिसके अंदर द्वंद्वज वैरायटी आता है, यानी कि वात पित्त, पित्त कफ, या फिर वात कफ। ठीक है, तो कुल मिला के वाघभट जी ने टोटल 8 टाइप्स ऑफ गुल्म के बारे में बताया है। तो सबसे पहले तो हम लोग ने गुल्म की संप्राप्ति पढ़े कि वात पित्त कफ अपने अपने कारणों से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो कोष्ठ के अंदर चला जाएगा, कोष्ठ में जाकर के गुल्म का फॉर्मेशन करता है। ये श्लोक नंबर 3 में गुल्म का संप्राप्ति है। ठीक है, श्लोक नंबर 4 में यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, उसका डेफिनेशन दिया है गुल्म के बारे में। तो उसमें ऐसा बताया है कि हृदय सो अंतरे ग्रंथि संचारी यह अधि वा अचल। ठीक है, चय अपचय वान वृत्त स गुल्म इति कीर्तिता। तो हृदय से यो अंतरे मतलब जो गुल्म होता है वो हृदय और बस्ती के मिडिल में रहता है। मतलब हृदय से अंतरे का मतलब होता है हृदय और बस्ती। तो हृदय प्रदेश एंड बस्ती प्रदेश, द गुल्म इज सिचुएटेड इन बिटवीन द हृदय प्रदेश एंड बस्ती प्रदेश। एंड वहां पे क्या होता है, संचारी या अधि वा अचल। तो संचारी और अचल, संचारी मीन्स वहां पे क्या होता है, वो चल रहता है, लाइक मूव करता है, या फिर अचल होता है यानी कि वो मूव नहीं करता है, वहां पे फिक्स रहता है। ठीक है, और उसके बाद बोला है कि वो चय होता है। ठीक है, और अचय होता है। चय और अचय का मतलब होता है कि चय मतलब बढ़ना, गुल्म मीन्स इंक्रीज, बढ़ता है साइज, एंड अचय मतलब गुल्म का जो साइज है वो कभी कभार डिक्रीज करता है। ठीक है, और वो वृत्त के फॉर्म में रहता है। वृत्त के फॉर्म मतलब होता है गोल, लाइक सर्कुलर, गोल पिंड जैसा, ग्रंथि जैसा उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग गुल्म कहते हैं। तो यहाँ पे गुल्म का डेफिनेशन के बारे में दिया है। अगर डेफिनेशन पूछता है तो तुम लोग को ये श्लोक का मीनिंग लिखना होगा। ठीक है, नंबर 4 श्लोक। देन कम्स नंबर 6 नंबर श्लोक, ये वाला श्लोक बुक से भी देख सकते हो। तो 6 नंबर श्लोक में क्या बोला है, गुपिता अनिल। हाँ, यहाँ पे गुपिता अनिल नेचर ऑफ द गुल्म, यहाँ पे थोड़ा सा श्लोक दूसरा रेफरेंस दिया हुआ है। तो श्लोक 6 नंबर में देखना, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है। यहाँ पे शायद श्लोक नंबर गलत दिया हुआ है। हाँ, ये वाला नहीं, यहाँ पे श्लोक गलत दिया हुआ है। तो तुम लोग एक बार संहिता से मैच करना। तो गुपिता अनिल मूलत्वाद गूढ़ मूल दायद अपि गुल्म गुलम गुल्मवद्वा विशालत्वाद गुल्म इत्यभिधीयते। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो गुल्म होता है वो ना, एक तो होता है मूल, मतलब गूढ़ मूल। गूढ़ मूल का मतलब होता है कि बहुत डीपली सीटेड रहता है।
ठीक है, बहुत डिप्लिसिटेड गुल्म रहता है। और पहले में लिखा है गुपिता अनिल। तो गुपिता अनिल का मतलब होता है इसमें वायु क्या होता है, वायु का विकृति होता है। तो गुल्म में सबसे पहले क्या होता है, अगर त्रिदोषा में हम लोग बोले कौन सा गुल्म में कौन सा दोष प्रधान होता है, तो वो होता है वायु दोष प्रधान होता है। ठीक है, जो दोष प्रधान होता है वो वात दोष प्रधान होता है। और चरक जी ने बताया है कि जो गुल्म का जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो बस्ती ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो बस्ती क्या करता है, वायु को हर करता है। तो बस्ती इज द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुल्मा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, एंड विच इज द दोष प्रधान इन केस ऑफ गुल्मा। तो वात दोष प्रधान होता है, वात दोष वात प्रधान त्रिदोष जो वैधि होता है गुल्मा। तो इसमें वही बताया है श्लोक नंबर 6 में कि जो होता है वो गुप्त अनिल होता है, यानी कि जो गुप्त मूल वाले वात से उत्पन्न होता है, जो डिप्लीसिटेड होता है और वायु के प्रधानता की वजह से डिप्लीसिटेड होता है। और जैसे वृक्ष जो होते हैं, पेड़ जैसे होते हैं, वो बहुत झुंड में रहते हैं, लाइक बहुत वृक्ष जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं, वैसे ही जो मनुष्य में जो गुल्म होते हैं ना, वो भी विशाल होते हैं। वृक्ष की तरह यहाँ पे तुलना दिया है कि जैसे यहाँ पे श्लोक दिया है विशालत्वाद, श्लोक नंबर 6 में अगर देखोगे तो वृक्ष के समान वो विशाल होता है। एक ऐसा कंपैरिजन दिया है, उपमा दिया है वृक्ष की तरह। ठीक है, तो नंबर 6 वाला श्लोक तुम लोग मार्क कर लो। देन आता है नंबर 7 वाला श्लोक, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं संहिता से बोल रहा हूँ। नंबर 7 वाला श्लोक देखो, तो उसमें क्या बताया है कि यहाँ पे शायद दिया हुआ है, हाँ ये वाला श्लोक। ठीक है, इसमें ये कोई बोला है कि गुल्म जो होता है वो पाक क्यों नहीं होता है। नॉर्मली ऐसा बोला है जैसे विद्रधि क्या होता है, वो पाक करता है, पाक होता है, मानी सपुरेशन करता है। बट अकॉर्डिंग आचार्य सुश्रुत जो गुल्म होता है वो पाक नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गुल्म पाक क्यों नहीं होता है। तो जैसे विद्रधि जो होता है वो पाक करता है, तो विद्रधि में क्या होता है, दोष दुष्य दोनों प्रेजेंट रहता है। ठीक है, विद्रधि में जो दुष्य होता है वो एज यहाँ ये मान के चलो, जो दुष्य होता है वो एक बेस फॉर्मेशन करता है। मतलब एक कोई भी सपुरेशन या पाक हो रहा है, दुष्य क्या करते हैं, वो एक बेस तैयार करता है। ठीक है, तो और बट जो गुल्म में होता है वो दुष्य एब्सेंट होता है। जो दुष्य यानी कि जो सारे धातु हमारे हैं वो एब्सेंट होता है। तुम्हारा जब गुल्म फॉर्मेशन होता है, ओनली गुल्म में दोष प्रेजेंट होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, एक यहाँ पे उपमा दिया है कि मतलब जैसे जिस तरह पानी का बुलबुला, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है स यस्माद श्लोक में देखना, श्लोक नंबर 7, स यस्माद आत्मनि चय गच्छत शिव बुद्बुदम। ठीक है, उसके बाद अंत सरति यस्माच न पाकम पाकम उपयात्व, मतलब इसमें बोला है कि जो गुल्म होता है वो पाक नहीं होता है। ठीक है, पाक किसलिए नहीं होता है, क्योंकि गुल्म में सिर्फ दोष प्रेजेंट होता है, दृश्य प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और जैसे कि विद्रधि में दोष दृश्य दोनों प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां पे पाक होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा बोला गया है जैसे कि जिस तरह जैसे पानी में जो बुलबुला बनता है, ठीक है, और वो पानी में ही बनता है। ठीक है, उसी तरह जो गुल्म है उसमें क्या होता है, जो दोष की वृद्धि हो जाने की वजह से, ठीक है, प्राप्त होने की वजह से, और वहां पे तुम्हारा गुल्म का अपीयरेंस करता है। ठीक है, और वहां पे क्या बोलेंगे, गुल्म का पाक नहीं होता है। बस यहाँ पे ये याद रखो कि गुल्म का पाक इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है गुल्म ग्रोज विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट दोसास, मतलब अपने दोषा के वजह से ही यहाँ पे गुल्म ग्रो करता है। जस्ट लाइक अ बबल फॉर्म इन वाटर, जैसे ही पानी में जैसे बबल फॉर्म होता है, उसी तरह गुल्म में अपने ही दोषा के वजह से वहां पे ग्रो करता है। as it keeps moving within abdominal cavity it does not suppurate, और सिंस वो वहां पे मूव करता है, चल रहता है, चल या फिर अचल का एक वहां पे प्रॉपर्टी है गुल्म का। सिंस एब्डोमिनल कैविटी में वो मूव करता है, क्यों मूव करता है, क्योंकि वहां पे कोई दुष्य उसका प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए वो मूव करता है। ठीक है, इसके वजह से वो सपुरेट या पाक नहीं करता है। ठीक है, वहीं एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब यहाँ पे एक आचार्य चरक ने यहाँ पे एक ऑपोजिट चीज बोला, हो सकता है वहां पे साइड में लिख लेना। यहाँ पे आचार्य चरक ने एक बोला है कि सिंस यहाँ पे सुश्रुत ने बोला है कि यहाँ पे सिर्फ दुष्य, यहाँ पे दुष्य प्रेजेंट नहीं होता है, दोष प्रेजेंट होता है, बट आचार्य चरक ने ऐसा बोला है कि पित्तज और रक्तज गुल्म में पाक होता है। ठीक है, यहाँ पे एक आचार्य चरक ने माना है, कौन किसके लिए माना है, जो पित्तज वैरायटी के होते हैं या फिर रक्तज वैरायटी के जो गुल में होते हैं उनमें पाक होता है। ठीक है, बट आचार्य सुश्रुत ने कोई भी वैरायटी में ऐसा बोला नहीं है कि उसमें पाक नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया गुल्म किससे पाक नहीं होता है। नेक्स्ट का आता है लोकेशन ऑफ द गुल्म। तो श्लोक नंबर नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 8 में जो 5 टाइप्स ऑफ गुल्म के बारे में बताया है,
और श्लोक नंबर 5 में देखो, उसमें श्लोक नंबर 5 में, एक सेकंड, 5 हाँ, पंच गुल्म आश्रय निर्णा पार्श्वे रिन्ना भी बस्तय। तो इसका मतलब क्या है, 5 टाइप्स ऑफ गुल्म के बारे में डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन के बारे में बताया है कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन जो गुल्म होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक तो हो गया दक्षिण पार्श्व, मतलब राइट फ्लैंक वाला एरिया। अगर राइट फ्लैंक वाला एरिया मान लो अगर हम लोग बोलते हैं तो मॉडर्न में से राइट लंग या फिर चेस्ट एरिया में हम लोग कंपेयर करते हैं। नंबर 2 इज द वाम पार्श्व, यानी लेफ्ट वाला फ्लैंक, यानी लेफ्ट लंग या चेस्ट वाले रीजन में। नंबर 3 इज द हृदय। हृदय होता है मीडियास्टाइनम या हार्ट वाला एरिया, ठीक है। नंबर 4 इज द नाभि वाला पार्ट, यानी अम्बलिकल रीजन में अगर गुल्म हो तो वहां पे गुल्म स्थान के बारे में बताया है, ठीक है। नंबर 5 इज द वस्ती एरिया, यानी यूरिनरी ब्लैडर या फिर सुप्रा प्यूबिक रीजन वाला, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन भी गुल्मा 5 टाइप्स के होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन दी दोष आचार्य सूत्र ने 5 टाइप बोला है, आचार्य भागवत जी ने टोटल 8 टाइप्स बोला है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाओ श्लोक नंबर 9 में। श्लोक नंबर 9 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, संहिता में देखना। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग गुल्म का पूर्व रूप पढ़ते हैं। तो पूर्व रूप में क्या होता है, देखो श्लोक में दिया हुआ है, सदन मंदता वन्ने, मतलब इसमें क्या बोला है, वन्नेर आट, उसके बाद दिया है वन्नेर आटोप आंतरिक पूजनम, वन्ने आटोप आंतरिक पूजनम। तो इसमें ये बोला है कि मंदता, मंदता मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहले अग्नि का मंद होता है। अग्नि मंद की वजह से क्या होता है कि धातु का क्षय होता है। सिंस अग्नि मंद हो रहा है, वहां पे सारा हमारे धातु को रस वाला पुष्टि नहीं मिल रहा है। आहार पाक से हम लोग का जो ब्रश है उसका पुष्टि नहीं हो रहा है। पैरेलली क्या होता है, सारे धातु को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धातु का क्षय हो रहा है। और धातु क्षय की वजह से क्या हो रहा है, वायु का प्रकोप हो रहा है, ठीक है। तो मंदता बनने की वजह से, यानी अग्नि के मंदता की वजह से वायु का प्रकोप हो रहा है। और वायु का प्रकोप किस रीजन से होता है, 2 रीजन से होता है। हम लोग ने पढ़ा था कि एक होता है धातु क्षय की वजह से और एक होता है मार्ग अवरोध की वजह से वायु का प्रकोप होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिंस वन्नी का यानी अग्नि का मंद मंद अवस्था हो रहा है, जिसके वजह से जिसकी वजह से धातु क्षय हो रहा है, वायु का प्रकोप हो रहा है। और क्या क्या पूर्व रूप में हमको मिल रहा है, आटोप। तो वायु का प्रकोप हो रहा है, तो हमारा जितना सारा वायु का प्रकोप की वजह से जो सारे फीचर्स दिखेंगे वही पूर्व रूप में मिलेगा। तो आटोप वायु के बढ़ने से होता है। आंत्र पूजनम, आंत्र पूजनम होता है, ठीक है। और वीड मूत्र अनिल संग, जितने सारे कॉन्स्टिपेशन वाले नेचर यानी स्टूल का मूत्र का वो संग यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वायु का प्रकोप हो रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे फीचर दिया है सौहित्य असहता। सौहित्य असहता का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सौहित्य असहता। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि सौहित्य असहता पूर्व रूप ऑफ गुल्म के बारे में बताया है। सौहित्य असहता का मतलब होता है, मान लो हम लोग जब हम लोग खाते हैं, लाइक बहुत पेट भर के खा लेते हैं खाना, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को बहुत बेचैनी जैसा जब प्रतीत होता है, लाइक बेचैनी जब लगता है व्हेन हम लोग बहुत सारे फूड इंटेक कर रहे हैं, ठीक है। फूड इंटेक के बाद हम लोग को लाइक वी आर फीलिंग बहुत लाइक, जो हम लोग को बेचैनी बहुत लगता है, ठीक है। तब हम लोग उसको बोलते हैं सौहित्य असहता, ठीक है। उसके सौहित्य असहता का मतलब यही है, या किसी खाद्य पेय और पेट भर अगर हम लोग खा लेते हैं खाना, जिसकी वजह से हमको असहिष्णुता मतलब बेचैनी जैसा हम लोगों को लगता है, ठीक है, वो होता है गुल्म का पूर्व रूप, ठीक है। उस ये वाला फीचर्स गुल्म के पूर्व रूप में आता है। तो और एक आचार्य चरक ने उदर रोग में एक सेम इसी तरह से एक पूर्व रूप बताया है, जिसका जिसका टर्म है सहयते न अति सौहित्यम। यहाँ पे तो सौहित्यम असहता बताया है, बट आचार्य चरक ने उदर रोग में एक सेम टर्मिनोलॉजी थोड़ा बताया है, जिसमें उन्होंने बताया सहयते, ठीक है, सहयते ना अति सौहित्यम। तो ये टर्म आचार्य चरक ने उदर रोग में दिया है, तो उसका मीनिंग भी मोरल सेम ही है, ठीक है। वहीं आचार्य सुश्रुत ने सौहित्य असहता गुल्म रोग के पूर्व रूप में बताया है। तो ये सारे हो गए इंपॉर्टेंट पूर्व रूप ऑफ गुल्म रोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे वातज पित्तज गुल्म के फीचर्स के बारे में दिया है। तो यहाँ पे मॉडर्न में लाइक लाइक इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका मीनिंग। हम लोग श्लोक से रेफरेंस देखते हैं। तो श्लोक नंबर जो 10 में दिया है वो होता है वात गुल्म के लक्षण। तो श्लोक नंबर 10 में देखोगे तो वहां पे दिया हुआ है हृद कुक्षी शूल, ठीक है, मुख कंठ शोष। तो हृद प्रदेश और कुक्षी प्रदेश यानी उदर प्रदेश में क्या होता है, शूल होता है, पेन होता है, क्योंकि वात का वृद्धि हो रहा है। मुख कंठ शोष हो रहा है, यानी
वायु के बढ़ने से क्या हो रहा है, मुख में, माउथ में और कंठ यानी थ्रोट एरिया में शोष हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग कोरिलेट कर पा रहे हो इंग्लिश में, ड्राइनेस ऑफ द माउथ एंड थ्रोट, पेन इन द प्रीकॉर्डियल रीजन एंड एब्डोमिनल कैविटी यानी हृदकुक्षी शूल। नंबर 3 है वायु का निरोध हो रहा है एंड विषम अग्निता, मतलब वायु का प्रॉपर्टी हम लोग को पता है कि विषम होता है, तो विषम अग्नि हो रहा है, ठीक है। देन तो ये सारे जो 3 लक्षण है, 4 लक्षण है, ये होते हैं वातेज गुल्म के फीचर्स। तो ये वाला हम लोग ये ना लिख करके श्लोक का ही टर्म लिखना तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट कम पित्तज गुल्म के लक्षण। तो श्लोक नंबर 11 जो है उसमें बताया है पित्त गुल्म के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पित्त के बढ़ने से जो सारे फीचर्स मिलते हैं वही सारे पित्त गुल्म के लक्षण है। तो देखो उसमें स्वेद है, ज्वर है, ठीक है, विदा है, दाह है, तृष्णा है, अंगराग है, ठीक है। फिर उसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है कटु वक्त्रता, उसको उसको मार्क करना। ये सारे पित्त जो फीचर्स तो यार समझ में आ ही रहे, उसमें और एक फीचर है कटु वक्त्रता, यानी जो पेशेंट होगा गुल्म का, पित्त गुल्म का, वो बहुत कटु, लाइक उसका जो बहुत हार्श बोलेगा, ठीक है, मतलब मुख में उसका बहुत कटुता रहता है, ठीक है। तो इसके वजह से ये सारे पित्त के गुल्म के लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स पित्त गुल्म के लक्षण बताए गए। नेक्स्ट हम कफज गुल्म। कफज गुल्म का एक जो श्लोक नंबर 12 पे आओ, उसमें लिया है स्तेमित्त। स्तेमित्त का मतलब है कि फीलिंग एज इफ कवर्ड विथ वेट क्लोथ्स, मतलब क्या होता है कि ऐसा लगता है कि बॉडी जो है पूरा वेट क्लोथ से ढका हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्तेमित्त। तो वो होता है कफज गुल्म के लक्षण, ठीक है। नेक्स्ट जैसे तुम लोग देखोगे अन्न में अरुचि, अंगशाद, छर्दी, ठीक है, ये सब तो कफज बढ़ने के ही फीचर्स है। जैसे डिसलाइक ऑफ फूड, टायर्डनेस ऑफ द लिम्ब, वॉमिटिंग, ठीक है। प्रसेक होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। फिर होता है स्वीट टेस्ट इन द माउथ, मधुर आस्यता, दैट इज स्वीट टेस्ट इन द माउथ, मधुर आस्यता को हम लोग बोलते हैं कफज गुल्म के लक्षण होता है। तो ये हो गया कफज गुल्म का लक्षण। और श्लोक नंबर 13 में क्या दिया है, संधिपातक गुल्म का लक्षण, जो कि सर्वात्मक होता है। सर्व प्रकार का जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो होता है संधिपातक गुल्म का लक्षण। नेक्स्ट श्लोक नंबर 14 एंड 15 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक फॉर, दैट इज फॉर रक्तज गुल्म। तो रक्तज गुल्म के इटियोलॉजी क्या क्या बोले हैं, मतलब कारण क्या क्या बोले हैं। तो यहाँ पर भी दिया, जो लोग नव प्रसूता होते हैं, मतलब जो लोग लाइक अभी जो लोग लाइक प्रसूता यानी जो डिलीवरी दिए है बच्चे को, और वो माँ अगर अहित भोजन कर ले, जो लोग अभी न्यूली जो मतलब लाइक बच्चे को डिलीवर किए हैं, और अगर वो माँ अहित भोजन कर दे, विच इज नॉट कंपेटेबल डाइट, विच इज नॉट कंपेटेबल डाइट, अगर वो खा ले, तो उनमें रक्तज गुल्म होने के चांसेस है, ठीक है। च आम गर्भ, आम गर्भ में होता है, मान लो जो प्रसव काल होता है उस दौरान अगर डिलीवरी ना करके, अगर पहले ही आम अवस्था में, आम गर्भ अवस्था में ही अगर बच्चे को डिलीवरी कर दे, मतलब प्रॉपर जेस्टेशन पीरियड नहीं हुआ है उससे पहले अगर डिलीवरी कर दे, तब उसमें रक्तज गुल्म होने के चांसेस रहते हैं। तो ये दो हो गए, ये दो हो गए कारण, ठीक है। उसके बाद होता है 35, इसमें फिर देखो, इसमें यहाँ पे दिया है और एक दिया है 35 से लिंगे न, ठीक है। और उसमें ये बताया है कि, और जैसे जो पित्त विधि आहार विहार जो लोग करते हैं, ठीक है। तो नंबर नंबर 1 कारण हो गया जो नव प्रसूता जब अगर अहित भोजन कर ले, एंड नंबर 2 जब आम गर्भाम अगर वो अवस्था हो तब, एंड नंबर 3 कारण होता है 35 लिंगे, मतलब जो लोग पित्त विशिएटेड आहार विहार करते हैं, तो उनमें ये होता है लाइक रक्तज गुल्म होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इटियोलॉजी, गुल्म क्यों होता है। नेक्स्ट आता है उसके लक्षण। रक्तज गुल्म में देखो उसमें लक्षण होता है न स्पंदते न उदर में इति वृद्धि। तो ऐसा आचार्य सुश्रुत ने एक डीडी किया है, लाइक मतलब अगर हम लोग गर्भ अवस्था, अगर हम लोग गर्भ अवस्था और एक रक्तज गुल्म अवस्था बताए, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो रक्तज गुल्म होता है तो उसमें न स्पंदते, उसमें लाइक हार्ट का रेट का मूवमेंट नहीं होता, हार्ट रेट नहीं स्पंदन नहीं करता, यानी स्पंदन नहीं होता, यानी हार्ट रेट उसमें नहीं मिलता है। ना उदर में थी, न ही गर्भ का वृद्धि मिलता है, न ही उदर यानी जो गर्भ है उसका वृद्धि मिलता है। तो जब रक्त गुल्म होता है, ना ही इसमें वृद्धि मिलता है गर्भ का, ना ही यहाँ पे कोई स्पंदन मिलता है। बट इन केस ऑफ गर्भ अवस्था, उसमें हमको स्पंदन मिलेगा और गर्भ का वृद्धि भी होगा, ठीक है, गर्भ का वृद्धि भी होगा। तो ये एक डीडी हो जाता है रक्त गुल्म और गर्भ अवस्था से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार देके लाइक मार्क कर लो कि जो रक्त गुल्म होता है उसमें ना ही स्पंदन मिलता है, ना ही हमारा उदर का वृद्धि होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ है
चिकित्सा के बारे में बताया है। ये जो लाइन है लास्ट वाला, इसमें चिकित्सा के बारे में दिया है, रक्त गुल्मा। तो हम लोग चिकित्सा कब करेंगे? लाइक गर्भकाल अतिगमे, जब हमारा गर्भकाल लाइक 10th मंथ्स ऑफ जेस्टेशन, 9 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन या 10 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन जब पीरियड व्यतीत हो जाएगा, तब जाकर के हम लोग रक्त गुल्मों का ट्रीटमेंट करेंगे। यानी आफ्टर 10 मंथ्स हम लोग रक्त गुल्मों का ट्रीटमेंट करते हैं। इसका चिकित्सा के बारे में दिया है रक्त गुल्मों का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने देखा कि रक्त गुल्मों का क्या क्या इटोलॉजी है। तो नव प्रसूता अगर अहित भोजन कर ले या फिर आम गर्भा की अवस्था में अगर वो डिलीवरी कर देते हैं, ठीक है, इन अ वुमेन हु टेक्स हार्मफुल डाइट जस्ट आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर एबॉर्शन इन अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, आम गर्भा मतलब अर्ली प्रेगनेंसी में अगर एबॉर्शन के बाद अगर ये रक्त गुल्मा डेवलप होता है। ठीक है, और यहाँ पे और भी कारण दिया हुआ है, मेन 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 कारण यहाँ पे बोल दिया। और ये 35 से लिंगन मतलब जो लोग पित्तज वृद्धि आहार विहार करते हैं उनमें होता है। और फीचर्स क्या क्या मिलते हैं? ना स्पंदते ना उदर वृद्धि, ना स्पंदन और ना उदर का वृद्धि मिलेगा। और ट्रीटमेंट आफ्टर गर्भकाल व्यतीत जब हो जाएगा तब जाकर हम लोग रक्त गुल्म का ट्रीटमेंट करेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आचार्य चरक ने, ठीक है, आचार्य चरक ने यहाँ पे एक टर्म दिया है। यहाँ पे ये तो हो गया सुश्रुत का, इसमें सुश्रुत ने बोला है न स्पंदते न उदर मिति वृद्धि, ये तो हम लोग को समझ में आया। बट यहाँ पे आचार्य चरक ने बोला है, ठीक है, पिंडीवत स्पंदन जब हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे लिख लेना बुक में, पिंडीवत मतलब पिंड के समान, पिंडीवत, पिंडीवत स्पंदन, पिंडीवत स्पंदन आचार्य चरक ने बोला है। जब पल्सटाइल हमको स्पंदन मिलेगा, उसको हम लोग रक्त जो गुल्म के अंदर देंगे, मतलब रक्त जो गुल्म के अंदर हमको पिंडीवत स्पंदन मिलता है। आचार्य सुश्रुत ने वहां पे कोई भी स्पंदन के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया, बट आचार्य चरक ने वहां पे एक पिंडीवत स्पंदन के बारे में बताया। तो यहाँ पे लिख लेना का साइड में, आचार्य चरक ने बोला है पिंडीवत स्पंदन जब होगा तब उसमें रक्त जो गुल्मा के दौरान पिंडीवत स्पंदन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं श्लोक नंबर 16 में। श्लोक नंबर 16 के बारे में वातज गुल्मा पित्तज गुल्मा, देन पैरेलली उसका चिकित्सा के बारे में दिया है। श्लोक नंबर 16 में देखना वातज गुल्मा के चिकित्सा के बारे में क्या दिया हुआ है। उसमें बताया कि स्निग्ध युक्त आहार विहार करना है, ठीक है, और स्नेह का विरेचन करना है, स्नेह युक्त विरेचन करना है। और फिर उसमें निरहु और अनुवासन बस्ती के बारे में भी वहां पे बताया है। सिंस निरहु बस्ती हम लोग क्यों दे रहे हैं यहाँ पर पेशेंट को? क्योंकि सारे गुण में वी हैव सेड अर्लियर कि वायु का प्रकोप होता है, मीन्स वायु प्रधान होता है, इसलिए हम लोग इसमें निरहु बस्ती दे रहे हैं, फॉलोड बाय अनुवासन बस्ती। और स्नेह का विरेचन भी दे रहे हैं, ठीक है, और स्निग्ध युक्त भोजन भी आहार विहार दे रहे हैं। ठीक है, तो तो उसमें क्या होता है, हम लोग वायु का चिकित्सा के लिए हम लोग स्निग्ध आहार विहार दे रहे हैं, स्नेह विरेचन दे रहे हैं, अभ्यंग दे रहे हैं, स्वेदन दे रहे हैं, स्नेह स्वेदन दे रहे हैं, स्नेहपान दे रहे हैं, विरेचन भी है अरेंड स्नेहपान, बस्ती मेन ट्रीटमेंट है, बस्ती। फिर हम लोग इसमें रक्त मोक्षण भी दे रहे हैं। व्हेन ऑल द अदर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज फेल टू स्पेसिफाई द कंडीशन, देन वन शुड गो फॉर रक्त विशेषण एट बाहु। ठीक है, बाहु प्रदेश में रक्त का अभिषेचन करना है। ठीक है, ये घृत का भी सम घृत का भी वर्णन किया हुआ है, हम लोग आगे चल के इसमें भी मार्क कर लेंगे। लाइक सडंग घृत है, चित्रकादि घृत है, हिंगवादी घृत है। ये वायु अगर जब प्रधान होगा गुल में, तब हम लोग ये सारे घृत प्रिपरेशन पेशेंट को कंज्यूम कराएंगे। ठीक है, ये सब याद रखना है। फिर जगह स्वर्जकादि चूर्ण भी है, काइंड ऑफ चूर्ण, जो हम लोग लाइक इन केस ऑफ वातज गुल्म चिकित्सा में आहार चूर्ण हम लोग देते हैं। नेक्स्ट और श्लोक नंबर 17, पित्तज गुल्म का चिकित्सा। पित्तज गुल्म की चिकित्सा में हम लोग क्या कर देते हैं? स्निग्ध आहार, स्निग्ध भोजन देते हैं। ठीक है, देन काकुलादि घृत देते हैं, काकुलादि घृत पेशेंट को हम लोग बात देते हैं। स्नेहपान बाय काकुलादि सिद्ध घृत पान। तो काकोली जो खीर काकोली है वो शीत गुण प्रधान होते हैं, इसलिए हम लोग पित्त जो गुण में काकुलादि घृत पान देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग विरेचन कराते हैं। सिंस पित्तज का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विरेचन होता है, सिंस विरेचन हम लोग मधुर योग के साथ हम लोग देते हैं। साथ में देखो निरहु के बारे में भी दिया है। सिर्फ निरहु क्यों दिया? क्योंकि वात प्रधान भी होता है, इसलिए हम लोग निरहु भी दे रहे हैं इसमें। ठीक है, तो निरहु सब में आएगा क्योंकि वात प्रधान है। देखो कफज वाले गुल में भी निरहु आएगा। ठीक है, तो मधुर युग विरेचन हम लोग दे दिए हैं। ठीक है, ये हो गया पित्त गुल का चिकित्सा। और यहाँ पे तृण मूलादि घृत के बारे में भी बताया है, और विरेचन में अर्घवदादि गण द्रव्य या, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? पित्तज अगर वैरायटी, अगर पित्तज गुल्मा सस्पेक्टेड होते हैं तो अर्घवदादि गण द्रव्य से हम लोग विरेचन कराते हैं। तो शीत गुण प्रधान में होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग श्लोक नंबर 18, जो होता है कफज गुल्म का चिकित्सा। कफज गुल्म के चिकित्सा में देखो पिप्पलादि घृत देते हैं, पिप्पलादि घृत देते हैं। ठीक है, पिप्पलादि घृत क्यों देते हैं?
पेशेंट को, क्योंकि पिपलादी घृत से हम लोग अभ्यंग और स्नेहपान क्यों कराते हैं, क्योंकि पिपली जो होता है उसका उष्ण प्रॉपर्टी होता है, कफज शीत प्रॉपर्टी का है, इसलिए हम लोग पिपलादी घृत देते हैं स्नेहपान और अभ्यंग में, केस ऑफ कफज गुल्म में। और यहाँ पे देखो विरेचन देते हैं, बट इट शुड बी तीक्ष्ण विरेचन, ठीक है, सिंस जो कफज की वजह से वो वहां पे क्रूड हो जाता है, जिसकी वजह से हमको तीक्ष्ण विरेचन यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो तीक्ष्ण विरेचन दिया हुआ है, और निरू का भी यहाँ पे बताया है, निरू वस्ती भी देना पड़ेगा हमको, तीक्ष्ण निरू वस्ती। रक्त मोक्षण में घटी यंत्र भी है, ये आचार्य आगे चलकर वाघभट ने एक घटी के बारे में एक टाइप ऑफ यंत्र बताया है, जो अभी मॉडर्न में कपिंग थेरेपी बोलते हैं। ये आचार्य वाघभट जी ने भी ये कपिंग थेरेपी या फिर जो घटी यंत्र है उससे रक्त मोक्षण के बारे में बताया है, ठीक है। ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। अभी इतना ही याद रखो कि तीन घृत तीक्ष्ण निरोबस्ती विरेचन बाय तीक्ष्ण द्रव्य और स्नेहपान एंड अभ्यंग पिप्पलादि घृत हम लोग देते हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 20 में, ठीक है, दैट इज हमारा रक्तज गुल्म का चिकित्सा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पित्त पित्त रक्त मतलब युग जो गुल्म है, मतलब लाइक हमको पित्त गुल्म लाइक चिकित्सा यहाँ पे करना है। तो रक्तज इज सेम लाइक फीचर्स लाइक पित्तज, सो यहाँ पे हमको पित्त गुल्म लाइक जैसे हम लोग चिकित्सा के वहाँ पे पित्त गुल्म लाइक चिकित्सा हमको करना है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 होता है, एक यहाँ पे उत्तर बस्ती के बारे में बताया है, उत्तर बस्ती यहाँ पे हमको देना पड़ेगा, तद्यात उत्तर बस्ती, ठीक है, विथ पिप्पलादि घृत से हम लोग को देना पड़ेगा। नंबर 3 इज दी विधिरा आश्रिक दर, मतलब आश्रिक दर हमको रक्त मोक्षण यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी रक्त सॉरी आश्रिक दर मतलब होता है प्रदर, रक्त प्रदर, तो उसके लायक चिकित्सा हमको करना पड़ेगा। तो नंबर 1 ट्रीटमेंट जो होता है रक्त गुल्म की चिकित्सा में, तो इज सेम एज लाइक पित्तज गुल्म। फिर और एक यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है लाइक पलाश छार